एक बार एक सीआईडी के तहत मैं एक कार की धुलाई व साइकिल के पंचर ठीक करने की दुकान पर काम करने लगा। काम करते करते मुझे 3 महीने हो गए। एक दिन रात को मैं दुकान पर अकेला बैठा था और दुकान का मालिक कहीं गया हुआ था। तभी एक लड़की मेरे पास आई और बोली, आप चलिए मेरे साथ। मैंने हैरान होकर पूछा, कहाँ और आप हैं कौन? उसने जवाब दिया, मैं सामने के मकान में रहती हूँ। हाँ वो तो ठीक है, पर आप मुझे कहाँ ले जाना चाहती हो? मेरी दादी की तबीयत बहुत ख़राब है और चाहती हैं कि मेरी शादी उनके सामने हो जाए। प्लीज़ आप चलिए और उनके सामने मुझसे शादी कर लीजिए। यकीन मानिए नकली शादी होगी, असली शादी नहीं होगी। मैं हैरान होकर बोला, कोई ज़बरदस्ती है? मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए, मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरी दादी की एक ही इच्छा है, वो बहुत बीमार है। प्लीज़ एक छोटा सा नाटक ही तो करना है। तुम जाओ यहाँ से, मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाला, कुछ भी। देखिए मेरे लिए जीने और मरने का प्रश्न है। अगर आप नहीं चले तो मैं आपको शूट कर दूंगी। ये कहकर उसने गन निकाल ली। ऐसा नहीं कर सकती हो तुम, मैं ऐसा ही करूंगी। मैंने कहा, ना, ये मेरी दादी की अंतिम इच्छा का प्रश्न है। प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए, नाटक ही तो करना है। सिर्फ उनको दिखाने के लिए शादी करनी है। फिर आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। यहाँ कोई और है नहीं तो मैं आपको परेशान नहीं करती। मैंने छीना झपटी करके उससे रिवॉल्वर छीनने की बहुत कोशिश की, परंतु उसने बंदूक कभी मुझ पर और कभी खुद पर तान ली। उसका कहना था कि अगर आप नहीं चले तो या तो मैं खुद मर जाऊंगी या आपको मार दूंगी। प्लीज़ चलिए, वो गिड़गिड़ा रही थी। और एक समय ऐसा आया जब वो बहुत भयानक गुस्से में आ गई। उसने एक फायर भी किया हवा में। अब मैं मजबूर था। उसने मेरी पीठ में रिवॉल्वर लगा रखी थी और मुझे धकेलते हुए अपने घर की तरफ लेकर गई। मेरी कार धुलाई की दुकान वैसी ही सोनी थी और वह बिना मालिक के सोनी ही पड़ी रही। मकान के नाम पर 2 कमरे थे। घुसने के साथ ही बड़ा कमरा था जिसमें टूटे फूटे पलंग पर एक बुढ़िया लेटी हुई थी जो उस लड़की को भयानक गालियां दिए जा रही थी। अरे करमजली, तू क्यों नहीं मर गई उन लोगों की जगह? तुझे ब्याह दूं तो मुझे चैन आए। मेरा भगवान के घर से बुलावा तभी आएगा जब तुझे ब्याह दूंगी। उसकी अमानत उसे सौंप दूं तो चैन आना है। अरे नागिन, सबको खा गई, क्या मुझे भी खाएगी? ब्याह कर ले, मेरा पीछा छोड़। भगवान मौत भी नहीं देता, ना जाने कब पीछा छोड़ेगी। दादी की गालियां सुनकर मैं हैरान था। सब कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने अब कुछ हरकत बंद कर दी थी। अम्मा, ये आ गए और देखो हम शादी भी कर रहे हैं। उसने झटपट पास रखे झोले में से माताजी की चुनरी निकाली और सिर पर डाली और बुढ़िया से बोली, देखो मैं तो तैयार भी हो गई। बुढ़िया ने गौर से देखा। ठीक से दिखाई नहीं देता था शायद, पर उसकी आंखों में तो जैसे चमक आ गई। तू आ गया बेटा, ब्याह कर ले बेटा, तो मैं जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं। अरे हवन कहाँ है? आग तो जला। उसने तुरंत चूल्हे में से लकड़ी निकाली। हवन कुंड कहाँ था? वहां 2 ईंट रखी और उस पर लकड़ी रखकर जला दी। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उसकी रिवॉल्वर मेरे से हटी नहीं थी और मैं मूर्खों सा जो हो रहा था उसे देख रहा था। शायद दिमाग काम नहीं कर रहा था इस विचित्र परिस्थिति में। आग जली, हमने फेरे किए। अम्मा ने गले में से पड़ी माला निकाली और उसका हाथ मेरे हाथ देकर कन्यादान किया। उसके बाद वो बहुत ही निश्चिंत होकर सो गई। ये सब होने के बाद उस लड़की ने मेरे हाथ जोड़े और कहा, अब आप जा सकते हैं। क्या था ये जो करीब 20 मिनट में मेरे साथ घट गया था? कैसे मैं उसके कमरे से निकला और वापसी अपनी दुकान पर आकर बैठ गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ना जाने कितनी देर तक बैठा बंसी झिझोड़ रहा था, समीर भैया हवा टाइट कर दो, ठेके पर जा रहे हैं। रास्ते में अगर ससुरी ने धोखा दे दिया तो बड़े फजीता हो जाएगा। मैं तो जैसे होश में नहीं था। अब मुझे भयानक गुस्सा आ रहा था। इसी से बोला, कहाँ जा रहे हो? सुन, ठेके पर। और कहाँ? आज तो मुझे भी चलना पड़ेगा शायद। अरे शायद, पक्का चलो ना, हम तो रोज कहते हैं तुमसे, तुम ही नहीं मानते। चलो 1 से भले 2, आज तो पीने का मजा भी आएगा। और भी ना जाने क्या क्या कहता रहा।
मैं उसके साथ शराब की दुकान पर चला गया और उसी ने जब मंगानी शुरू की, ना जाने कितने पेग पिए। मुझे कुछ भी होश नहीं था। जब होश आया तो बुढ़िया की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और वह आधे अधूरे कपड़ों में एक कोने में दोनों पैरों के बीच में सिर डालकर बैठी थी। या सो रही भी मेरा सिर चकरा गया था। मैं उठा, अपने कपड़े पहने, मटके में से पानी लिया और मुंह धोया। उसे देखता हुआ बाहर निकल गया। दुकान पर आकर मूड़े पर बैठ गया और शाम की बातें याद करने लगा। दिमाग पर जोर देने पर बस इतना ही याद आया कि बंसी बड़ी मुश्किल से मुझे टांग कर दुकान पर छोड़ गया था। और फिर ये याद आया कि मैं उससे कह रहा था कि तुम्हें करना था वो तुमने कर लिया, अब तुम रस्म को निभाने की मेरी बारी है। वो मेरे सामने गिड़गिड़ा रही थी। फिर मैं उसकी कुछ भी सुनने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि मैं अपने होश में नहीं था और उस लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा था। महीने में जितनी जानकारी मैं जुटा सकता था होटल पर दबिश देने के लिए काफ़ी थी। बहुत सारे अनैतिक कार्य हो रहे थे वहाँ और अंडरवर्ल्ड से भी काफ़ी जुड़ाव था। मैं 2 दिन पहले ही अपनी रिपोर्ट आगे पहुंचा चुका था। आज ये घटना घट गई थी। मुझे अपने व्यवहार पर बेहद ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैं ऐसा कैसे हो सकता था? क्या किया ये? क्या कर दिया? मेरी भेजी हुई रिपोर्ट का जवाब मिला कि हमें सिर्फ होटल मालिक को नहीं, पूरे गिरोह को पकड़ना है। तो अब मुझे उस होटल में जाकर काम करना होगा। बॉस मेरे काम से काफ़ी खुश थे। साइकिल की दुकान पर नया प्लेसमेंट हो गया था और मैं पूरी तरह से अपना लुक करके होटल में नौकरी करने पाने में सफल रहा। इंटरव्यू के समय थोड़ी सी इंग्लिश की बदौलत मेरी हैसियत बेटर से ज़्यादा भी धीरे धीरे सब सेट होने लगा था। होटल जैसे कि बाहर से दिखाई देता था वैसा ही अंदर से भी था। जानने वाला ही समझ सकता था कि वहाँ क्या क्या हो रहा था, पर सब कुछ अच्छा था। बहुत जल्दी मैंने नब्ज पकड़ ली और रिपोर्ट आगे बढ़ा दी। होटल में आए करीब 5 महीने हो चुके थे। मैं होटल से बाहर भी नहीं निकलता था। दिन भर काम के बाद वहीं के सर्वेंट रूम में सो जाता था। कभी कभी मेरा प्लेसमेंट जो पंचर की दुकान पर था आ जाता था और थोड़ी बात हो जाती थी। एक शाम को होटल के कॉरिडोर में दिखाई दिया। मैंने इशारे से उससे पूछा कि इस समय यहाँ कैसे? उसने मुझे साथ आने का इशारा किया और तेजी से निकल गया। मैं होटल के मैनेजर को कुछ जरूरी काम है का हवाला देकर 1 घंटे की छुट्टी लेकर बाहर आ गया। बाहर आकर ऑटो किया और हमारे मिलने की निश्चित जगह पर पहुंच गया। हमारे बॉस पहले से ही वहां थे। ऑपरेशन कल ही था, जिसकी जानकारी देने और रूपरेखा समझाने के लिए हमें बुलाया गया था। सब कुछ निश्चित हो जाने के बाद मैंने उससे पूछा कि तुम आज शाम को कैसे गए? वो बोला आज तो मेरी दुकान की छुट्टी हो गई है। मैंने पूछा कैसे? वो मेरी दुकान के सामने एक घर है ना, झोपड़े जैसा, वहाँ कोई बूढ़ी मर गई है। आज ना जाने कितने दिनों बाद मुझे उसकी याद आई। मुंह से ओह निकला, पर उसके सामने कोई भाव व्यक्त नहीं किए। मैं सोच रहा था कि जिस दादी की इच्छा के लिए उसने उस दिन वो सब कुछ किया था वही आज नहीं रही थी। अब वो क्या करेगी? मैंने पूछा और कौन रहता है उस घर में? बोला उस दादी की एक पोती है जो सुबह सुबह फूलों की दुकान लगाती है मंदिर के बाहर, और तो कोई नहीं रहता वहाँ। क्या प्रेग्नेंट है? हाँ, बड़ी दुखियारी है बेचारी। आप भी तो जानते होंगे जब आपका प्लेसमेंट था। मैं कुछ बोल नहीं पाया। सुबह ही ऑपरेशन था और बहुत सी तैयारियां करनी थी। ऑपरेशन उम्मीद से ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। सभी अधिकारियों ने जीत का सेहरा मेरे सिर पर ही बांधा। बहुत बड़े अपराधी को पकड़ा था और बहुत से हथियारों के बाद मादक ड्रग्स का भी जखीरा पकड़ा था। और ये बहुत बड़ी बात थी कि पूरा गैंग एक ही जगह पर था जिसकी कई वर्षों से तलाश थी। आज वापसी थी। एक छोटे से गेट टुगेदर बाद मुझे अपने शहर लौटना था। बहुत अच्छी पार्टी के बाद मेरा ड्राइवर कार में सामान रख रहा था। सभी से बाय बोलने के बाद हम निकल गए। पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ छूटता जा रहा है। दिल में बहुत जोर से दर्द हो रहा था। मन कर रहा था कि बुक्का फाड़ कर रो लूं। क्या करूं क्या नहीं, डिसीजन नहीं हो पा रहा था, पर आखिर में दिल जीत गया। मैंने ड्राइवर को गाड़ी मोड़ने को कहा। लोकेशन बताते हुए मैं उसके घर पर पहुंच गया। दरवाज़ा खटखटाने पर उसने दरवाज़ा खोला। पहचान नहीं पाई। बोलिए क्या काम है?
मैंने उसकी ओर देखा और नज़र अंदर घुमाई कि कुछ जरूरी सामान हो तो एक अटैची के अलावा सब फालतू था। अटैची में भी क्या था मुझे नहीं पता था, पर अटैची उठाई, उसका हाथ पकड़ा और खींचकर लाकर कार में बिठा दिया। वो चिल्लाती रही। ड्राइवर से कहा, चलो मैं पीछे ही बैठ जाता हूँ। वो डर रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने अपनी जेब से पिस्टल निकाली और कहा, गन पॉइंट पर लेना, सिर्फ तुम्हें ही नहीं आता। मैं तुम्हें नहीं, अपने होने वाले बच्चे को लेकर जा रहा हूँ। वो इस नर्क में जन्म नहीं ले सकता। मेरा तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो अवाक से मेरा मुंह देखते रह गई, शायद पहचानने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद वो बिल्कुल शांत हो गई। 6 घंटे के सफर में उसने एक भी शब्द नहीं कहा। सुबह सुबह हम लोग आगरा पहुंचे। ये तो तय था कि घर नहीं ले जा सकता था। ऑफिस के ही मेरे रूम में उसे बिठा दिया। दिन भर ऑफिसर सर से बात करके मेरे लिए अलॉट हुआ क्वार्टर उसका रैन बसेरा बना दिया। उसे वहां शिफ्ट करके मैं घर चला आया, जहां माँ मेरा इंतजार कर रही थी। माँ के ढेर सारे सवालों का जवाब देकर इतने शौक से बनाए हुए उनके खाने को खाकर मन तृप्त हो गया। थोड़ी देर उनकी गोदी में सर रखकर लेटा रहा। फिर जब लगा कि माँ को नींद आ रही है तो उन्हें उनके कमरे में छोड़कर मैं सोने गया। बिस्तर पर लेटते ही वो याद आ गई। क्या कर रही होगी वो? नया शहर, नए लोग, नई भाषा, किसी को जानती भी नहीं। अकेली लड़की कुछ सिहरन सी हो आई। आज तो खाने का काम ऑफिस से हो गया था, पर मुझे पता था कि सुबह को चाय के लिए दूध के पैसे भी उसके पास नहीं होंगे। चाय बनाने का भी राशन उसके पास नहीं था। कुछ सोचकर मैं सो गया। सुबह जल्दी उठा और बाइक लेकर निकल गया। क्वार्टर पर जाकर बेल बजाई। बड़ी पूछताछ के बाद उसने दरवाज़ा खोला। उसकी आंखें देखकर लग रहा था शायद रात भर सोई नहीं है, और आंखों के आसपास की सूजन से उसके रोने का प्रमाण भी मिल गया। रास्ते से जो थोड़ा बहुत सामान मैंने खरीदा था वो उसे दिया, और चाय और थोड़ा नाश्ता उसके सुपुर्द किए और कुछ रुपए भी दिए। बिना बात किए मैं वहां से निकल गया। घर पहुंचा तो माँ चिंता में टहल रही थी। इतने दिनों बाद आया और फिर सुबह सुबह बिना बताए कैसे चला गया। उन्हें कुछ बहाना बनाकर शांत किया। सुबह के कामों से निवृत्त होकर ऑफिस टाइम पर निकल गया। दोपहर तक बिल्कुल फुर्सत नहीं मिली। लंच टाइम में फिर उसकी चिंता सताने लगी। बॉस को बोलकर गाड़ी लेकर पहुंचा। इस बार आसानी से दरवाज़ा खोल दिया। उससे पूछा, खाना खाया? तो उसने हाँ में सिर हिला दिया। फिर मैंने उसे गाड़ी में बिठाया और पास के ही मॉल में लेकर गया। कपड़े, गैस, चूल्हा, बर्तन, घर की जरूरत का सामान, राशन सब कुछ दिलवा दिया। वापस आते हुए एक डॉक्टर के क्लिनिक पर गए। डॉक्टर ने चेक करके कुछ टेस्ट लिखे जो मॉर्निंग में करवाने थे। वापस उसे क्वार्टर पर ड्रॉप किया। अगले दिन जांच के लिए जाना था। 1-2 दिन इन सब में ही बीत गया। डॉक्टर ने डिलीवरी में थोड़ी कॉम्प्लिकेशन बताई थी। दवाइयाँ शुरू हो गई थी। अब 1-2 दिन में एक राउंड लगा लेता। 12 महीने और बीत गए। मेरी माँ सीधी सादी महिला होती तो शायद छुपा भी लेता, पर प्रिंसिपल रह चुकी मेरी माँ से ये राज ज़्यादा दिनों तक छुप नहीं सका। शाम को जब मैं उसके रूम में गया, माँ पहले से ही वहाँ बैठी थी। वो चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। अब मैं क्या करता? एक सांस में मैं माँ को सब कुछ बताता गया। माँ ने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जिससे मैं हिल गया और वो रोने लगी, जो ये था कि इस बात की क्या गारंटी है इसके पेट में तुम्हारा बच्चा है। इतना सब कुछ चलता जा रहा था कि इस बारे में मैं कुछ सोचने को मुझे समय ही नहीं मिला, पर उसके आंसू उसकी बेबसी चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि बच्चे का बाप मैं ही हूँ। उसने कहा, आप चेकअप करवा लीजिए। ऐसी जांच होती है जिससे माँ बाप का पता लगाया जा सकता है। मैंने पहली बार उसके मुंह से कोई सेंसिबल बात सुनी थी जिससे ये पता चला कि वो शायद थोड़ी बहुत एजुकेटेड भी है। स्थिति में कुछ ज़्यादा सुधार नहीं आया था, पर वैसे ही क्वार्टर में रह रही थी मैं और माँ घर पर। अब माँ और मेरे बीच अनकहा सा अबोला आ गया था। मैंने कई बार माँ से बात करने की कोशिश की, पर जानता था कि उनका दिल टूट गया है। एक स्त्री के अपमान से और उन्हें धोखे में रखने से उन्होंने मुझसे हमेशा एक विश्वास की ही तो चाहत की थी, जो मैं बरकरार नहीं रख पाया। सब कुछ सामने आने के बाद मैं थोड़ा सा उसके प्रति लापरवाह भी हो गया था। इस
बार एक हफ्ते बाद उसके क्वार्टर जा रहा था। मेरी गाड़ी की आवाज़ सुनते ही उसने दरवाज़ा खोल दिया, जैसे मेरी ही राह देख रही थी। अस्त व्यस्त चेहरे पर ढेर सारा दर्द। मेरे पूछने पे कहने लगी, 2 दिन पहले तबीयत अचानक खराब हो गई थी। उसके पास मेरा नंबर भी नहीं था, और होता भी तो फ़ोन कहीं से करती। उस घर में फ़ोन भी तो नहीं था, तो इसलिए अकेले ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर दवाई लेकर आई थी। डॉक्टर ने उसे एडमिट होने की सलाह दी थी, परंतु मुझे बिना बताए वो एडमिट नहीं होना चाहती थी, इसलिए सिर्फ दवाई लेकर आ गई थी। बहुत जल्दी जल्दी उसने ये सब बताया। बोलने में उसकी सांसें फूल रही थी। मैं तुरंत उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। 8वां महीना लगा था और उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। डॉक्टर ने एडमिट करके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया था। अब माँ को बताना जरूरी हो गया था, तो उन्हें फ़ोन किया। वह सुनते ही हॉस्पिटल आ गई। 2-4 दिन लगे उसे ठीक होने में। कमजोरी बहुत थी। वैसे तो मेरी माँ इस शादी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, परंतु उसकी हालत देखते हुए उसे अकेले नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए माँ ने की डिसीजन लिया और उसे अपने साथ घर ले आई। माँ और उसकी हेल्प के लिए एक आंटी लगा दी और एक कमरा उसे दे दिया था। वो दिन भर उसी में रहती, शायद मेरी जाने के बाद बाहर निकलती भी हो, पर एक ही घर में उसकी शक्ल नहीं देख पा रहा था। 1 महीना बहुत कठिनाई से बीता। एक रात माँ ने मुझे झिंझोड़ कर उठाया। रीता को अस्पताल ले जाना पड़ेगा। मैं तैयार था उसके लिए। उसको तुरंत गाड़ी में बैठाया। 7-8 घंटों के इंतजार के बाद एक बेटा और एक बेटी हमारे आंगन में आ गए। बच्चों को देखने के बाद तो माँ की सोई हुई ममता जाग उठी थी। बार बार उन्हें चूमती, कभी मेरे सर पर हाथ फेरती तो कभी उसको सहलाती। अब अबोला था तो हम दोनों के बीच अब भी वो मेरी उपस्थिति से सहम जाते और मैं उसे इग्नोर करने की कोशिश करता। पहले प्यार में मिले धोखे के बाद मैंने शादी ना करने का निर्णय लिया था, और माँ का सबसे बड़ा प्रयास था कि मैं शादी कर लूँ। शादी इस प्रकार होगी ये नहीं सोचा था। यह अब माँ अपनी ज़िंदगी में मस्त, क्योंकि उनके खेलने के लिए खिलौने जो आ गए थे। कोई क्या बात कर रहा है उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। वैसे भी इस शहर में माँ को किसी से कोई लेना देना नहीं था। जो जानने वाले थे उन्हें बता दिया था कि एक सादे समारोह में शादी हो गई है। बच्चे 3 महीने के हो गए थे और मुझे अचानक एक ऑपरेशन पर चेन्नई जाना पड़ा। तब तक वो माँ से खुलकर नहीं, पर थोड़ी बहुत बातें करने लगी। इस तरह के ऑपरेशन पर जाते हैं तो घर परिवार, दोस्त, रिश्तेदार सब भूल जाते हैं। हमें बस हमारा टारगेट याद रहता है। इस दौरान में परिवार में क्या हो रहा है ये फिक्र हम नहीं कर पाते, इसलिए हम लोगों की शादियां बेहद उलझी हुई होती हैं। इस बार का ऑपरेशन छोटा ही था, 1 महीने में ही कंप्लीट हो गया था। आज वापसी थी। मैं कार के बाहर देख रहा था। मुझे एक एक करके माँ, रीता और बच्चे याद आने लगे थे, और याद आया माँ का वो चेहरा जिसमें वो मुझे पसंद नहीं करती। ये साफ दिखता था। शोभा और मैं स्कूल से साथ ही थे, कॉलेज में एडमिशन भी साथ में लिया। मेरा दिन भी और रात भी वही। उसके अलावा कभी किसी के बारे में सोचा भी नहीं था। इतना मुझे पता था, मेरे मम्मी पापा मेरी खुशी के लिए कभी शोभा को ना नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी हाँ उनकी आंख में दिखती थी, और शोभा की तो हर बात में मुझे मेरे लिए प्यार ही प्यार दिखता था। मैंने कभी इसके अलावा किसी और लड़की के सपने में भी नहीं देखे थे। फिर क्या हुआ, एक RI लड़के के आते ही उसके परिवार वालों ने उसे क्या समझाया कि उसने एक झटके में ही रिश्ता तोड़ लिया। मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। 2 दिन में शादी करके उस अनजान लड़के के साथ 7 समंदर पार चली गई, और मैं गिड़गिड़ाता ही रह गया। उसने एक बार भी पलट कर नहीं देखा। मैं पागलों जैसा हो गया था। मुझे ना खाने का होश था, ना सोने का, ना पढ़ने का, ना घर पर जाने का। एक बार नशे में धुत रोड पर बेहोशी की हालत में मिला था। जब सुबह होश में आया तो पापा को टूटते हुए पाया। इस कदर सदमा लगा कि 2 दिन बाद वो अपने ऑफिस की चेयर पर डेड मिले। उसके बाद माँ थी और बस मैं था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई सपना खत्म हुआ हो और मैं भयानक नींद से जागा हूँ। बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल पाया। वो तब जब शायद माँ ने पापा की मौत के लिए मुझे ही जिम्मेदार ठहराया था। बड़ी मुश्किल से माँ से जुड़ पाया था, वो भी एक शर्त पर कि पापा का सपना पूरा करूँगा और कभी माँ का विश्वास नहीं तोड़ूंगा। मैं CID पुलिस ऑफिसर बनकर पापा का सपना तो पूरा कर चुका था, पर कुछ बाकी रह गया था।
मैं भारी मन से घर से जा रहा था। दरवाज़ा खोला, मेरी चाबी मेरे ही पास रहती थी। माँ के कमरे में झांक कर देखा, वो सो रही थी। रीता वाले कमरे में आंटी बच्चों के साथ सो रही थी। रीता कहाँ है? शायद मेरे कमरे में। उलझा हुआ सा अपने कमरे में गया, वहाँ देखा मेरे बिस्तर पर एक अजनबी सोया हुआ था। रीता पास में बैठी थी, उसकी उंगलियां उस अजनबी के बालों में थी और वो भी कुर्सी के हत्थे पर सर रखकर सो रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। असमंजस में था, किससे पूछता। काफ़ी लंबा समय सफ़र करके आया था, तो इस स्थिति में भी नहीं था कि सबको जगाऊं और इस बारे में पूछूं। इसलिए हॉल में आकर सोफे पर सो गया। सुबह माँ की आवाज़ से नींद खुली। वो मुझे बड़े प्यार से उठा रही थी। सच में ऐसा लगा कि दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई हो। बाकी लोग सो रहे थे। माँ ने चाय बनाई और मुझे लेकर बाहर झूले पर आ गई। मेरी आंखों में तैर रहे सवालों के जवाब देने की उत्सुकता उनको मुझसे ज़्यादा थी। उन्होंने जो बताया वो ये था कि मेरे जाने के करीब 7 दिन बाद हरिद्वार से फ़ोन आया, जो रीता के लिए था। फ़ोन सुनने के बाद रीता बिल्कुल अधीर हो उठी थी। वो उनके अमृतसर जाने के लिए अनुमति मांग रही थी। मैंने कहा, इतने छोटे बच्चों को साथ लेकर ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो तुम्हें करने जाना है? कहने लगी, माँ जी, मेरे जीवन का यही एक उद्देश्य है। प्लीज़ मुझे मत रोकिए, मुझे जाने दीजिए। मैंने कहा, बिना विजय से पूछे मैं तुम्हें कैसे जाने दूँ? तो वो बहुत गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी, आप बच्चों को रख लीजिए, आरती आपके साथ रहेगी, मैं जल्दी से जल्दी लौट आऊँगी। मुझे इसका ऐसे अकेले जाना सही नहीं लगा और तू भी नहीं था, इसलिए डिपार्टमेंट में फ़ोन करके गाड़ी मंगाई, जिसमें मैं, रीता, नैनी दोनों बच्चों को लेकर गए। वहाँ कहाँ जाना था ये तो मुझे पता नहीं था। वहाँ पहुँचे तब ड्राइवर को इसने बताया कि वहाँ के पुलिस स्टेशन। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने पूछा तो कहने लगी कि मुझे भी कुछ नहीं मालूम माँ जी। जब हम वहाँ पहुँचे तब इसने किसी लेटर का जिक्र किया जो कि हरिद्वार के उसके किसी फूल वाली आंटी के पते पर आया था। तब जाकर पता चला इसने कुछ लोगों की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी और ये फूल वाली आंटी से संपर्क करती रहती थी और हमारा फ़ोन नंबर इसने वहाँ दे दिया था। पुलिस वालों ने बताया कि 4 लोगों में से किसी एक का पता लगा है जो हॉस्पिटल में एडमिट है। ये तो खुशी से बौर आ गई। तुरंत हम लोग वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहुँचे, जहाँ ये मिला, जिसे दूर से देखते ही ये प्राण छोड़कर भागी और उससे लिपट कर रोने लगी। वो भी उतना ही अधिक अधीर होकर इससे मिला। मैं बड़ी उत्सुकता से माँ को देख रहा था। वह इसका भाई सुधीर है। विनय केदारनाथ की जो त्रासदी हुई थी उसमें इसके पिता, माता, एक बहन और 2 भाई सभी हादसे के शिकार हो गए थे। दादी की बीमारी के चलते ये नहीं गई थी। उन सभी में सिर्फ यही बचा था। ये भी कोमा में था। इतने समय से अमृतसर कैसे पहुंचा इसे कुछ पता नहीं। अभी कुछ समय पहले जब उसे होश आया तब इसने अपने पते बताए। जवाब नहीं मिला तो मिसिंग कंप्लेंट के आधार पर रीता को इन्फॉर्म किया गया। अच्छे घर की लड़की है रीता। विनय बस परिस्थितियों के बोझ की मारी है। मैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। अंदर गया तो सुधीर जाग चुका था। 21-22 साल का लड़का, बहुत ही मासूम सा था वो। मुझे नमस्ते किया तभी रीता भी कमरे में आ गई। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी कि मैं क्या रिएक्ट करता हूँ। ये जानने की उत्सुकता थी या अपने भाई को मुझसे मिलाने की खुशी पर वो कुछ बोल नहीं पाई। सुधीर ही बोला। उसने मुझे अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाया। रीता उसे हमारी शादी की परिस्थितियों के बारे में बता चुकी थी। वो मुझसे धन्यवाद दे रहा था कि मैंने जैसे ही वो शादी निभाई, हमारी शादी का सच भी वो उसे बता चुकी थी। वो चाहता था कि मैं कुछ समय और रीता का ख्याल रखूं, तब तक वो अपने शहर जाकर सब अच्छे से जमा ना ले और फिर रीता को भी लेकर जाना चाहता था अपने शहर, मतलब हरिद्वार। नहीं, हम लोग इंदौर से हैं, मध्य प्रदेश से। सब अच्छे से जमाने का क्या मतलब है, मैंने पूछा। तो इसके जवाब में दोनों भाई बहनों ने आंखों ही आंखों में बातें की, जैसा क्या छुपाएं और क्या बताएं। रीता ही बोली, मैं बहुत छोटी थी, 2 साल की, तभी माँ अचानक डिलीवरी में सुधीर को जन्म देकर चल बसी। उसकी देखभाल के लिए आई नई माँ एक बेटे और एक बेटी की माँ बनी।
जाहिर सी बात है मेरी हैसियत एक नौकरानी से ज़्यादा नहीं थी। साथ ही साथ वो दादी के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, क्योंकि दादी हमेशा पहली माँ की ही बड़ाइयाँ करती, जो उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। होना तो ये चाहिए था कि दादी मुझसे प्रेम पूर्वक रहती, परंतु वह तो और चढ़ती तेरे कारण जल्दबाजी में इसको ब्याह कर लाना पड़ा था। बचपन में ही मेरे पास वाले रामधन जी के बेटे से सगाई पक्की कर दी, पर यह तो मेरी जिद थी कि मैं पढ़ाई पूरी करूंगी फिर शादी करूंगी। माँ को क्या आपत्ति थी, घर का पूरा काम हो जाता था। वो अपनी छोटी बेटी पर काम का जरा भी बोझ नहीं डालना चाहती थी, पर सुधीर रीता को समझता था। पिता को किसी से कोई लेना देना ही नहीं था, और ऐसे में एक बार दादी ने जिद कर ली कि दादाजी की अस्थियां विसर्जित करके आओ, और दादी की देखभाल के लिए नीता को छोड़ पूरा परिवार यात्रा पर निकल गया। त्रासदी के बाद करीब 1 साल तक दादी पोती ने उन लोगों का रास्ता देखा जहां हो सके जानकारी निकालने की कोशिश की। अखबारों में इश्तिहार दिया, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली के हर बड़े शहर में मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई, और कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। और बीमार दादी को छोड़कर मैं भी कहाँ चली जाती। जिस परिवार में रिश्ता हुआ था उनसे उम्मीद थी, पर वह तो और अधिक निश्चित दिखाई पड़ते थे, और जैसे सारी प्रॉपर्टी के हकदार मेरी हो जाने का उत्सव मना रहे हैं। दादी बिल्कुल इस सच को स्वीकार करने की उपस्थिति में ही नहीं थी कि पूरा परिवार नहीं रहा। इसी के चलते उन्होंने मुझे लेकर हरिद्वार जाने का निर्णय लिया। पर तब रामधन जी अड़ गए, कहने लगे, अगर आप इस तरह जाओगे तो मैं मेरे बेटी की सगाई किसी और से कर दूंगा। दादी को तो धुन सवार थी, अतः रामधन से बोली, मेरे होने वाले दामाद को हमारे साथ भेज दो। और हाँ, सारे प्रॉपर्टी के कागजात रामधन जी को दिया और उनसे कहा, मेरी बेटी की शादी तेरे बेटे से ही होगी, बस मुझे अपने परिवार को ढूंढ कर लाओ। उन्हें लग रहा था ऐसा करने से वो अपने बेटे को हमारे साथ ही भेजेंगे। उस समय उन्होंने ऐसा ही किया। सारी प्रॉपर्टी और जरूरी कागजात रामधन जी को देकर उनके बेटे को साथ ले हम लोग हरिद्वार की ट्रेन में बैठ गए। 2-3 स्टेशन तक वो साथ ही था, फिर अचानक से गायब हो गया। मैं समझ गई थी कि वो वापस चला गया है, पर दादी ये मानने को तैयार ही नहीं थी। इसके बाद हरिद्वार में कुछ दिनों तक होटल में रहे। पास के पैसे खत्म होने पर वो किराए का कमरा लिया। शुरू से अंत तक दादी को लगता था कि वो वापस आ जाएगा। उस दिन दादी की तबीयत बहुत खराब थी। जिस दिन मैंने आपको कमरे में ले जाने की जिद की थी, वो पागलों जैसी हो गई थी। तुम्हारे पास गन कैसे आई? इतने दिनों में मैंने पहली बार उसे इतना बोलते हुए सुना था। हरिद्वार में आने के बाद दादी चाहे जब उन लोगों को ढूंढने निकलने को बोलती, साथ में मुझे भी जाना पड़ता। कई प्रकार के लोगों की आंखों का सामना करना पड़ता था। कई बार अपरिहार्य स्थिति का भी सामना करना पड़ा। एक रात जब हम दोनों घाट पर से आ रहे थे तो हमारे घर की थोड़ी दूर पर एक होटल के बाहर कुछ लोग आपस में लड़ रहे थे। मैं और दादी गाड़ी के पीछे हो गए। उन्होंने गन भी निकाली और चिल्लाई भी। एक व्यक्ति को शूट भी किया और फिर गन वहीं फेंक कर भाग गए। मैंने उठा ली और अपने पास रख ली। तुम्हें डर नहीं लगा? कभी गलती से चल जाती तो? कैसे चल जाती? वो तो खाली गन है। क्या? हे भगवान, मतलब मैं एक खाली गन के चक्कर में स्वाहा हो गया? मैंने अपना सिर पकड़ लिया। कोई कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद सुधीर बोला, आप निश्चिंत रहिए, दीदी को अपने साथ ले जाऊंगा। तभी माँ आ गई। माँ ने कहा, अब बाकी बातें बाद में, अभी सब नहा लो, मैं नाश्ता लगा रही हूँ। नाश्ते के बाद मैं उसे बाजार लेकर गया। कपड़े, जूते, फ़ोन दिलाए। वहाँ से हम मेरे ऑफिस में इत्मीनान से बैठे। फिर मैंने कहा, सुधीर अब बताओ, जैसे ही तुम्हें होश आया तुमने क्या किया? मैंने घर पर फ़ोन लगाया पर किसी ने नहीं उठाया था। फिर पास में भी रामधन चाचा के यहाँ फ़ोन लगाया पर रॉन्ग नंबर कहकर फ़ोन रख दिया। अच्छा ये बताओ, रामधन किस प्रकार का व्यक्ति है और तुम्हारी क्या प्लानिंग है? वो एक दबंग टाइप का व्यक्ति है। पापा तो उसे कभी भी पसंद नहीं करते थे, पर दादी के पुराने रिलेशन होने की वजह से बचपन में ही दीदी की सगाई कर दी थी। मुझे लगता है वहाँ जाकर पुलिस की मदद लेना पड़ेगा। मतलब तुम ये मानते हो कि तुम अकेले वहाँ कुछ नहीं कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, लगता तो ऐसा ही है। ठीक है, अभी तुम कमज़ोर हो, थोड़े दिन आराम करो, बच्चों के साथ एंजॉय करो। मैं कुछ प्लान करता हूँ।
ठीक है, आपके वैसे ही बहुत सारे एहसान से हम पर। देखो जी, जो भी हो मेरी पत्नी है, हमारी रिलेशन जो भी है, मैं अपने फर्ज से पीछे नहीं हट सकता। वैसे तुम कहाँ तक पढ़े हो? मैंने इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया है सर, पर मेरे और दादी के डॉक्यूमेंट भी वही हैं। एक बात बताओ, तुम मुझे सर कहोगे, फिर क्या कहूँ? जैसा तुम ठीक कहो। समझो, मैंने कुछ सोच कर कहा। 8 दिन लगे मुझे पूरी प्लानिंग करने में और सुधीर को सेटल करने में। अब वो ठीक था। इन दिनों में वहाँ वह माँ के साथ बहुत अच्छे से रहने लगी थी। अब तो थोड़ा किचन में भी काम करती थी। काफ़ी दिनों के बाद माँ को खुश देख रहा था। 8 दिन बाद मैं और सुधीर प्लेन से इंदौर पहुँचे। सुधीर को होटल में छोड़ा, टीम पहले से तैयार थी। हम लोगों ने रामधन जी के घर पर इनकम टैक्स की रेड डाली, जिसमें नकदी जेवर एवं कई सारी प्रॉपर्टीज के अनेक लोगों के नाम पर कागजात जब्त किए। सूची बनाते समय कई दूसरों लोगों के पेपर भी निकले। वो गिड़गिड़ाने लगा। एक अलमारी से रीता और सुधीर की प्रॉपर्टी एवं एजुकेशन के कागजात भी मिल गए। आय से अधिक इनकम का केस था। रीता की माँ की ज्वेलरी ना मैं पहचानता था ना सुधीर। अब रीता की आवश्यकता पड़ी तो माँ को कॉल किया। अगले दिन माँ रीता, नैनी, आरती दोनों बच्चों को लेकर आ गई। कार एयरपोर्ट पर भेज दी थी। आगे लेने गया ऑफिसर बैठा था। कार के एक तरफ से आरती उतरी, एक तरफ से माँ। दोनों ने एक एक बच्चे को ले लिया और आखिर में वो उतरी। ग्रीन कलर की साड़ी, लंबी चोटी गजरा, माँ का सोने का नेकलेस, हाथ भरकर चूड़ियाँ, एक और गहना पहना था, मंगलसूत्र। वो मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट बहुत हसीन लग रही थी। आज मेरी उस पर से आंखें क्यों नहीं हट रही थी। ज्वेलरी, मकान की चाबी, प्रॉपर्टी के कागजात, एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स सब लेकर रामधन जी को उनकी जगह पर पहुंचाकर हम सब रीता के घर गए। घर खोलने के बाद वहाँ के ऑफिसर को सफाई का जिम्मा दे दिया। बहुत ही सुंदर मकान था। कुछ लोकल रिश्तेदार मिलने भी आग पहुंचे थे। सबसे मिल मिलाकर हम होटल पहुंचे। सुधीर कह रहा था कि अब मैं और दीदी यहीं रह जाते हैं। मैंने पूछा, और फिर क्या करोगे? सुधीर ने कहा, मतलब तुम्हारी दीदी, बच्चों और तुम्हारा खर्चा भी तो लगेगा। मैं कोई जॉब कर लूँगा। फिर क्या करोगे? सुधीर ने हैरान होकर पूछा। फिर मतलब? मैंने कहा, कुछ समय बाद तुम शादी करोगे, तुम्हारी बीवी आएगी, तब क्या करोगे? तुम्हारी दीदी 2 बच्चों को अकेले पाल लेगी। लोगों का क्या जवाब दोगे? किसके बच्चे हैं? कौन पिता है? मुझे पता है, अभी तक तुमने सभी लोगों के सामने मुझे सर कहा है। तुम्हारी दीदी की मांग में सिंदूर है और बच्चों के बाप का नाम भी भविष्य में जरूरी हो जाएगा, तब क्या करोगे? और मैं इतने छोटे बच्चों को माँ से अलग नहीं कर सकता। और तुम्हें लगता है रामधन चुप बैठेगा? कुछ समय बाद बाहर आ जाएगा और वह कुछ भी कर सकता है। मेरी सारी बात सुनकर मैं बोला, फिर? अब वो सच में चिंतित था। इन सब मामलों में वो तो कुछ भी नहीं बोल रही थी। ना जाने किस सोच में गुम थी। उसने अपने आप को परिस्थितियों के हवाले कर दिया था। जो हो रहा था उसे होने दे रही थी। अब मैंने कहा, मैं मकान को साफ करवा कर किराए पर चढ़वा दूंगा। प्रॉपर्टी के कागजात और ज्वेलरी सब लाकर में रख देते हैं। जो जरूरी है उसे लेकर अभी आप सब दिल्ली जाइए। मुझे यहीं से एक ऑपरेशन के लिए निकलना है। सुधीर ने चिंतित होकर पूछा, मैं वहाँ क्या करूँगा? मैंने तुम्हारे लिए वहाँ पर एक काम फिक्स कर दिया है। मेरा असिस्टेंट तुम्हें बता देगा। वो दोनों मेरा मुंह देख रहे थे। समय समय पर यहाँ आते रहना, सब ठीक हो जाएगा। बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे, इसलिए इन दोनों को रात की ही फ्लाइट से बुकिंग करवा दी थी और वो वापस चली गई। जाने से पहले वो मेरे कमरे में आई थी, पर कुछ बोल नहीं पाई और चुपचाप चली गई। इस बार का ऑपरेशन बहुत ही खतरनाक था। 2 गोली लगी थी मुझे, एक हाथ में और एक बिल्कुल दिल के पास। आज ही हॉस्पिटल से छुट्टी हुई थी। 3 महीने बाद घर पहुंचा था। अब तो घर का माहौल बिल्कुल ही बदल गया था। माँ बच्चों में व्यस्त रहती थी और वो घर को संभाले हुए ऊपर के कमरे में सुधीर एडजस्ट हो गया था। उसको जॉब भी अच्छी लग रही थी। मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। मैं खुद नहीं सोच पा रहा था कि मुझे हुआ क्या है। एक समय था जब घर में मैं और माँ बस 2 जन ही रहते थे, और अब रीता, दोनों बच्चे, सुधीर, नैनी, आरती, भरा हुआ परिवार लगता है। ऐसा लगता था जैसे एक फैमिली पूरी हो गई हो, पर इसमें मैं मिसिंग था।
अब जब रीता की नज़रें मेरी तरफ उठती थी तो उनमें एक सवाल होता था जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था और मैं कतरा कर निकल जाता था। एक दिन माँ ने मेरी क्लास ले ली। कहने लगी, इसकी क्या गलती है, तू उसे लाया, तेरे सुंदर सुंदर 2 प्यारे बच्चे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है, उसे और अपने आप को किस बात की सज़ा दे रहा है। मैं माँ की बात का कोई जवाब नहीं देना चाहता था, पर माँ जिद पर अड़ गई तो मैंने गुस्से में कह दिया कि माँ, अपने बच्चों को लाना था तो उसे लाया था, बस, मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं। जवाब देकर पलटा तो दोनों भाई बहन दरवाजे पर खड़े थे। नीता की आंखों से जहां अविरल आंसू बह रहे थे वहीं सुधीर हक्का बक्का खड़ा था। दोनों चुपचाप पलटकर चले गए। अगली सुबह नींद देर से खुली। घर में बहुत शांति थी। माँ हॉल में चुपचाप सिर पकड़कर बैठी थी। मैंने माँ से पूछा तो उन्होंने गुस्से में मुंह फेर लिया। आरती ने बताया, सुधीर और रीता दोनों बच्चों को लेकर चले गए हैं। एक लेटर भी दिया जिसमें लिखा था, आपकी कोई गलती नहीं है, आपने तो पहले ही स्पष्ट कर दिया था। परिस्थितियों के साथ कुछ उम्मीद मैंने ही पाल ली थी। अभी बच्चों को मेरी ज़रूरत है। जब मेरे बिना रहने लायक हो जाएंगे तो मैं आपके पास लौटा दूंगी। पूरे 6 महीने बीत गए उनको गए हुए। इस बार दिल्ली में ठंड ज़्यादा थी। मुझे ऑफिस में ही काम करना होता था। लास्ट ऑपरेशन के बाद मुझे बाहर नहीं भेजा जा रहा था, इसलिए टाइम से घर पहुंच जाता था। काश कहीं से उसकी कोई खबर मिल जाए। पता ही नहीं चला कब वो मेरी ज़रूरत बन गई थी। बच्चों को भी मिस करता था। ये ज़रूर था कि मैंने उन्हें कभी गोद में नहीं लिया था क्योंकि मुझे डर लगता था, पर मेरे सामने थे। मैं उन्हें देखकर सुकून मिलता था और मैं उसी से खुश था। इन 6 महीनों में ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढ लिया उनको। 4 चक्कर तो इंदौर के लगा लिया और वहाँ पर लोगों को बोल भी रखा है कि जैसे कोई खबर मिले मुझे बता दे। उस दिन के बाद से माँ ने मुझसे कभी बात नहीं की थी। मेरी पुरानी स्थिति वापस आ गई थी। माँ और मेरे बीच फिर वही सन्नाटा था। उसकी और बच्चों की कई चीज़ें घर में कहीं भी मिल जाती और उनकी याद आ जाती थी। माँ मुझसे बात नहीं करती थी, पर आरती से बोलकर हमारी बातचीत होती थी। एक दिन आरती बोली, माँ जी चारों धाम की यात्रा पर जाना चाहती हैं। एक रेल यात्रा का ग्रुप है, अच्छे से ले जाएंगे। मना करने का कोई प्रश्न ही नहीं था, पर मैंने कहा, आरती, माँ को अकेले नहीं भेज सकता, तुम अपने घर में पूछ लो। माँ के साथ चली जाओ, मैं भी निश्चिंत रहूँगा। यात्रा पर जाते समय जब मैंने उन्हें गले लगाया तो उनके आंखों से आंसू बह निकले। हम दोनों माँ बेटे एक दूसरे के गले लगकर बहुत समय तक रोते रहे। माँ की यात्रा का 2 महीने का टूर था। 2 महीने मुझे अकेले रहना था। 4 दिन इसी तरह बीत गए। 4 दिनों में मुझे न खाना खाने का होश था, न ऑफिस से घर जाने का। साथ के ऑफिसर जो लाते वही खा लेता। देर रात तक काम करता रहता, खाली घर काटने को दौड़ रहा था। आज भी बहुत लेट आया था। चुपचाप जाकर पलंग पर सो गया, पर नींद कहाँ आ रही थी। बहुत देर तक अपनी ज़िंदगी के भविष्य में सोचता रहा। अभी तक जो किया सही किया या गलत, अजीब सा बन गया हूँ मैं। ऐसा लगता है जैसे सिर्फ मेरा शरीर यहाँ है और रूह ना जाने कहाँ है। सोचते सोचते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह 8 बजे घंटी बजी। कौन होगा इस वक्त? बहुत देर तक टालता रहा। जब घंटी बजना बंद नहीं हुई तब चिढ़कर उठा और भड़ाक से दरवाज़ा खोला। सामने माँ को देखकर मैं स्तब्ध रह गया। माँ, तुम इतनी जल्दी? कुछ हो गया क्या? तबीयत ठीक है? क्या हुआ माँ? कुछ बोलो तो सही। आरती, माँ ऐसे जल्दी कैसे आ गई? जल्दी बताओ माँ, बोलो तो सही, क्या हुआ? तभी पीछे से सुधीर दिखाई दिया और उसके पीछे वो थी। दोनों की गोद में मेरे बच्चे थे। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश था। बच्चे के जैसे रोने लगा था मैं। अब रास्ता भी छोड़ेगा, मेरी बहू को अंदर जाने देगा। आज फिर से माँ के गले लगकर रो पड़ा, पर आज ये आंसू खुशी के थे। सबके अंदर आने के बाद मैं सुधीर पर बरस पड़ा। कहाँ चले गए थे तुम इस तरह? जरा भी नहीं सोचा हमारा क्या हाल होगा। कहाँ थे इतने दिन? जवाब दो। तुम्हारी बहन तो पागल है, तुम भी पागल हो गए थे क्या? आज पहली बार मैंने अपने बच्चों को गोदी में लिया, खूब प्यार किया। वो अभी भी चुपचाप साइड में खड़ी थी।
हरिद्वार शांति कुंज में सुधीर ने नौकरी कर ली थी। दोनों भाई बहन बच्चों के साथ वहीं पर कमरा लेकर रह रहे थे। माँ ने अपनी यात्रा के चौथे दिन ही उन्हें पकड़ लिया और यात्रा स्थगित करके दिल्ली ले आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान से जो मैं चाहा था ये हो गया था। घर की खुशियाँ लौट आई थी। हम दोनों की स्थिति ऐसी थी कि हम बात तो करना चाहते थे, पर कैसे और क्या शुरुआत करें समझ नहीं पा रहे थे। मैं अपने में बिजी चल रहा था और वो अपने आप में। वापस जीवन रेगुलर परिपाटी पर चल पड़ा था, जिसमें हम अजनबी नहीं तो पति पत्नी भी नहीं थे। बच्चे बड़े हो रहे थे और उनके साथ खेलना ही घर आने के बाद का मुख्य कार्य हो गया था। मेरी बेटी अनुष्का तो मेरे घर आते ही मेरी गोद में चढ़कर बैठ जाती और उतरने का नाम ही नहीं लेती, और दिव्यम उसे गोदी से उतारने में लगा रहता। फिर मैं उसे भी गोदी में बैठा लेता। अब मैं अपने बच्चों के बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं महसूस करता था कि जब भी मैं बच्चों के पास होता, उनसे खेलता, तो वो बहुत खुश होती थी, पर फिर भी बोलती कुछ नहीं थी। जाने क्या अहम था या मेरी परिस्थितियाँ, हम दोनों का कुछ भी नहीं हो पा रहा था। एक दिन स्टाफ के द्वारा एक पिकनिक आयोजित की गई थी, जो वाटर पार्क में बच्चों को लेकर जाने का प्रश्न ही नहीं था। तो मैं रीता को लेकर पिकनिक स्पॉट पर, जो 100 किलोमीटर दूर शहर से बाहर था, गया। वहां जाकर पता चला कि यहाँ जो पार्टी मेरे स्टाफ द्वारा आयोजित की गई है, वो मेरे बर्थडे की खुशी की सरप्राइज पार्टी है। वो तो बहुत खुश थी, बहुत मज़ा आया। लगभग 8 बजे सभी लोग निकल गए। मेरा एक क्लाइंट वहीं रहता था, मुझसे बार बार घर चलने की जिद करने लगा। वापसी में हम उसके घर होते हुए आए, इसलिए पूरे ग्रुप से बिछड़कर पीछे रह गए। करीब 10 किलोमीटर चलने के बाद मेरी कार बंद हो गई। काफ़ी कोशिशों के बाद भी चालू नहीं हुई, तो मैं रीता को कार में अकेली छोड़कर किसी मैकेनिक को ढूंढने गया। काफ़ी प्रयासों के बाद एक मिला, पर वो उसे चालू नहीं कर पाया। रात के 10 बज रहे थे और अब क्या हो सकता था। अब उसी ने एक सजेशन दिया कि थोड़ी दूर पर एक होटल है, वहाँ रात बिताई जाए। यूं सुबह गैराज खुल जाएगा, तब गाड़ी को ठीक करवा सकते हैं। हमारे एग्री होने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। ठंड शुरू हो गई थी। रात भर यहाँ रहे तो कुल्फी जम जाएगी। मैंने स्टीयरिंग संभाला था और रीता और मैकेनिक धक्का लगाते हुए होटल तक गाड़ी को लेकर आए। कमरा वगैरह लेकर सोने आते आते 2 बज गए थे। एक ही बिस्तर पर सोने का ये पहला मौका था। वो बड़ी सकुचा रही थी और फिर दीवार की ओर मुंह करके सो गई। मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली। पूरे दिन की घटनाओं को याद करते हुए याद आया कि माँ के अलावा किसी ने भी घर में मुझे बर्थडे विश नहीं किया था। शायद इन लोगों को पता ही नहीं था। तभी माँ का ख्याल आया, वो रास्ता देख रही होगी। पता नहीं बच्चे भी परेशान कर रहे होंगे। वो कंटिन्यू माँ, सुधीर और आरती से बच्चों के हालचाल जानती रही थी, पर मेरा भी तो कुछ फर्ज था। सोचा माँ को फ़ोन करके यहाँ रुकने का बता दूँ। फ़ोन उठाया, माँ को लगाया। उनसे बात होने पर पता चला कि रीता पहले ही ये इन्फॉर्मेशन उन्हें दे चुकी थी। फ़ोन काटकर मैंने टेक्स्ट मैसेज ओपन किया। आज के मैसेज चेक करते हुए एक अननोन नंबर के मैसेज पर ध्यान गया। ओपन किया तो लिखा था, हैप्पी बर्थडे एंड आई लव यू। मैं चौंक गया। मुझे आई लव यू कौन बोल सकता है? सुबह 6 बजे ये मैसेज मेरे मोबाइल में आया था। अभी फ़ोन करके देखा किसका नंबर हो सकता है ये। मैं गैलरी में गया और उस नंबर पर कॉल किया। दूसरी बार चौंका क्योंकि फ़ोन मेरे कमरे में ही बज रहा था। मतलब मैसेज रीता ने किया था। मुझे याद आया रीता का नंबर मेरे पास नहीं था और उसके पास एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं था। पहली घंटी में फ़ोन नहीं उठा, शायद बहुत थक गई थी। मैंने दोबारा कॉल किया, फ़ोन रिसीव करा और ये तुम्हारा नंबर है? जी। आप कहाँ हैं? गैलरी में आओ। मुझे याद आ रही थी वो रीता जिसने मुझसे बंदूक के दम पर शादी की थी, और ये है आज की रीता। तब भी मजबूर थी, आज भी मजबूर। तब दादी से डर रही थी और आज बच्चे, माँ, सुधीर, मैं। अब किस किस से डर रही थी? इतनी ठंड में वो पसीना पसीना हो रही थी। जाने वो किस किस की सोच कर डर रही थी।
सिर्फ वही पसीना पसीना नहीं थी, मैं भी ठंड को महसूस नहीं कर पा रहा था। अंदाजा तो मुझे बहुत पहले से था, पर वो कह देगी सोचा ना था। सच में डेयरिंग है। ये मैसेज तुमने भेजा था? जी। आपको अच्छा नहीं लगा तो डिलीट कर दीजिए, उसने रुआसे शब्दों में गर्दन उठाए बिना कहा। मैंने एक ठंडी सांस ली। मतलब अब तो बोलना ही पड़ेगा। तुम्हें याद है पिछले साल मैं एक ऑपरेशन पर गया था जहां मुझे गोली लगी थी? जी। एक गोली हाथ में लगी थी जो डॉक्टरों ने निकाल दी थी, और एक गोली मेरे दिल में लगी थी। वैसे तो दिल में लगी गोली इंसान की जान ले लेती है, पर मेरे दिल में लगी गोली डॉक्टर तब ढूंढ नहीं पाए। उन्हें लगा शायद छूकर निकल गई, पर बाद में जब मुझे तकलीफ हुई और एक्सरे किया तब पता चला कि गोली किसी की जान ले सकती है, और वो मेरे दिल में घर करके बैठ गई है। मेरे सीने में मेरी धड़कन के साथ धड़क रही है। वो ना जाने क्या करेगी, कभी भी मेरी जान ले सकती है, और हो सकता है वैसे ही पड़ी रहे। वो अवाक सी मुझे देखी जा रही थी और उसकी आंखों से गंगा जमुना बह निकली थी। मैंने कहना जारी रखा, एक ऑपरेशन होना है जिसमें डॉक्टर इस गोली को निकालने की कोशिश करेंगे। ऑपरेशन में ना जाने क्या होगा, इसलिए मैं चाहता था कि तुम और बच्चे सुधीर के साथ परिवार का हिस्सा बने रहो, क्योंकि कुछ अनहोनी होने पर माँ का सहारा बन सकते हो। मैं इतनी दुविधा के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। तुम अपने इमोशंस को कुछ समय के लिए और कंट्रोल में रखो। भगवान ने चाहा तो हो सकता है हम वापस से अपना जीवन शुरू कर सकें, पर अगर मुझे कुछ हो जाए तो एक बुरी याद कर समझकर भुला देना। ये सुनते ही वो गस खाकर कटे वृक्ष की तरह जमीन पर गिर गई। मैं बदहवास होकर उसे होश में लाने की कोशिश किए जा रहा था, पर उसे तो आंख नहीं खोलना था, सो नहीं खोली। उसे गोदी में उठाकर बिजली की फुर्ती से अंदर लाया, बेड पर लिटाया, पानी के छींटे लगाए, पर उसने आंखें नहीं खोली। मैं दौड़कर रिसेप्शन पर गया और कहा कि कोई डॉक्टर मिल सकता है। खुशकिस्मती थी कि वहाँ एक डॉक्टर कपल भी रुका हुआ था, जिन्होंने तुरंत उसको अटेंड किया, कोई इंजेक्शन लगाया। थोड़ी देर बाद वो होश में आ गई। इतना घबरा गया था कि मैंने उन कुछ मिनटों में ना जाने क्या क्या सोच लिया था। किस तरह वो मेरे जीवन में आई थी से लेकर आज वो मेरे जीवन में जो स्थान रख रही थी, स्पष्ट था कि उसके बिना मैं अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता था। उसी समय समझ में आ गया था कि कितना चाहने लगा हूँ मैं उसे। होश में आ गई थी। मैंने कहा था, क्या हुआ था तुम्हें? तो कहने लगी, इतना बड़ा झटका दे रहे हैं और पूछ रहे हैं क्या हुआ। मैं बोला, देखो भगवान पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ समय की बात है, 3 महीने बाद डॉक्टर मेरा ऑपरेशन करेंगे। आप मुझे एक बात बता सकती हैं? वो बोली, आपके सीने में इतनी बड़ी गोली रह सकती है, पर क्या थोड़ी सी भी जगह मेरे लिए नहीं है? उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैं क्या कहता? उसके सवालों के जवाब नहीं थे मेरे पास। होठ हिल रहे थे मगर शब्द नहीं निकल रहे थे। मैं उससे आंखें नहीं मिला पा रहा था। वो मेरे पास आई, मेरे जैकेट को पकड़कर झिझोड़ कर बोली, क्या सच में अब भी नहीं चाहते आप मुझे? क्या अभी भी मुझे उसी गलती की सज़ा दे रहे हो जो मैंने उस रात की थी? क्या मैं बिल्कुल भी आपके लायक नहीं हूँ? ऐसा कहते हुए बुरी तरह से रो पड़ी थी। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसे आगोश में भरकर रो पड़ा था। मैं बोला, नहीं रीता, तुम्हें नहीं चाहता ये गलत है। बहुत चाहता हूँ तुम्हें। ना जाने क्यों तुम्हारे प्रति नफरत कब प्यार में बदल गई, समझ ही नहीं आया। तुम्हारे बिना जीने की भविष्य में कल्पना भी नहीं कर सकता। सब कुछ तो दिया है तुमने मुझे। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरा इतना खूबसूरत परिवार हो सकता है। रोमा के दिए धोखे के बाद पापा चले गए और मैंने अपनी ज़िंदगी डिपार्टमेंट को सौंप दी थी। सोचा था कभी भी शादी नहीं करूँगा, पर जो भगवान ने सोच रखा है उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ अच्छा हो रहा था, पर ये गोली, रोते रोते बोली वो, गोली आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। भगवान की कृपा है आप पर, मेरा कोई भरोसा नहीं। मैं क्या दे पाऊँगा तुम्हें? लता के जैसी लिपटी हुई वो कह रही थी। वैसे भी आपके प्रोफेशन के हिसाब से आपके जीवन का तो कोई भरोसा नहीं है। जब घर से निकलते हैं तो वापस आएंगे या नहीं, कोई भरोसा नहीं होता।
फिर भी लाखों कमांडो, लाखों सिपाही सर पर कफन बांधकर निकलते ही हैं। और हम महिलाएं सब कुछ समझते हुए भी आप लोगों को जाने की इजाज़त दे देती हैं। सब भगवान पर छोड़ देते हैं, जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। पर जितने दिन भी हम साथ हैं, क्या हम खुश नहीं रह सकते? मैं आपके साथ का हर पल जीना चाहती हूँ। ऑपरेशन के बाद जो भी हो, पर आज हम साथ हैं, मेरे लिए इतना ही काफ़ी। उसकी बेकरारी मैं समझ रहा था, पर मैं भविष्य के प्रति जरा भी आश्वस्त नहीं था। इसलिए उसे अपने से दूर हटाते हुए बोला, तुम समझ नहीं रही हो मेरी बात। हो सकता है तुम्हें कोई और अच्छा मिल जाए। मेरा जीवन आप हैं, मुझे कोई और नहीं चाहिए। और फिर आपकी निशानियां भी तो मेरे साथ हैं। माँ जी हैं, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। और ये क्या सोच रहे हो? और क्यों मुझे भी सोचने पर मजबूर कर रहे हैं? कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे ना। वो रोते रोते फिर से मुझसे लिपट गई। मेरे बर्थडे के गिफ्ट के रूप में मिली थी वो मुझे उस रात। पूर्ण समर्पण, अथाह प्यार, बहुत सी शिकायतें, कई सारे वादे और भी ना जाने क्या क्या। देह से देह का मिलन तो हुआ ही, मन से मन का मधुर मिलन भी हुआ था। सुबह 11 बजे दरवाजे पर नॉक हुई। गाड़ी ठीक हो गई थी। पेमेंट करके वापस आया, फ़ोन चेक किया तो कई सारे मिस्ड कॉल पड़े थे। मम्मी से बात की और उन्हें बताया कि गाड़ी में थोड़ा समय लगेगा, हम शाम तक पहुंचेंगे। फ़ोन रखते ही देखा कि वो मुझे घूर रही थी। गाड़ी ठीक हो गई ना? आपने मम्मी जी से ऐसा क्यों कहा? वो ऐसा कि आज का दिन मैं सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, शरारती अंदाज में मैंने कहा तो वो शर्मा गई। फ़ोन मुझसे छुड़ाकर मम्मी को फ़ोन लगाया। मम्मी, सुधीर, नैनी, बच्चों से बात की और फिर खुश हो गई। मेरे बच्चे मुझ पर गए हैं, बिल्कुल तंग नहीं करते। अच्छा जी, तुम पर गए हैं? हाँ, मुझे पता है, आप तो बचपन में बहुत शरारती थी, तो अब एक मेरे जैसा भी ले आते हैं। मैंने कहा तो वो भाग गई बाथरूम में। 3 महीने का समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा था जीवन का सबसे सुनहरा दौर चल रहा था। हॉस्पिटल से फ़ोन आ गया था, मेरे ऑपरेशन की डेट डिसाइड हो गई थी। एक दिन पहले एडमिट होना था। शाम को मैंने मम्मी और सुधीर को अपने कमरे में बुलाकर इस बारे में सब कुछ बताया। मम्मी तो थक से रह गई थी। रीता और सुधीर ने उन्हें संभाला। काफ़ी देर में सांस लेने के बाद बोली, अगर उस गोली को वहीं रहने दिया जाए तो? नहीं मम्मी, वो समय समय पर मुझे तकलीफ देती है और बाद में इन्फेक्शन बढ़ने का भी खतरा है। उसे निकालना ही होगा। बड़ी मुश्किल से उनको मनाया। ऑपरेशन टेबल पर जाने से पहले मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि अब तो मेरी ज़िंदगी में इतने हंसते मुस्कुराते पल आए हैं, इन्हें प्लीज़ मुझसे मत छीनो। मेरे परिवार की खुशियों को भगवान ने बनाए रखा था। मैं बिल्कुल स्वस्थ वापस से अपनी ड्यूटी कर रहा था। डिपार्टमेंट के साथ साथ बीवी की भी। 2 साल बाद हमारे घर में फिर से नई किलकारी गूंजी। अब की बार बेटा हुआ था। छोटे बेटे का नाम मम्मी ने आशीष रखा। अब मेरा एक हंसता खेलता परिवार था। तीनों बच्चे अपनी दादी माँ के लाडले थे। बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी हो रही थी। अपने परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए समय कब गुजर गया पता ही नहीं चला। कुछ समय से रीता की तबीयत कुछ खराब रहने लगी थी। सारे चेकअप कराने के बाद पता चला कि उसे कैंसर है। मैं सब समझता हूँ, कोई भी मुझे बता नहीं पा रहा है कि डॉक्टर ने उसे जवाब दे दिया है। इतना समय उसके साथ गुजार चुका हूँ कि अब उसके बिना रहने की कल्पना से भी डर लगता है। मुझे उसकी आदत हो गई है। मैं कैसे रहूँगा मैं उसके बिना? उसे इतनी तकलीफ में रोक भी तो नहीं सकता। उसे जाना ही होगा। उसका हंसना, उसका मुस्कुराना, मेरा ध्यान रखना, मुझे बात बात पर मनाना, मेरी छोटी छोटी ज़रूरतों को ख्याल रखना, मेरी पसंद नापसंद, मेरी दवाइयाँ, मेरे कपड़े, हर चीज़ तो सिर्फ उसे ही पता है। मैं क्या करूं? कैसे जीऊंगा उसके बिना? चिल्लाने को जी करता है, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। अचानक हलचल हुई। सब लोग रूम की तरफ भागे। वो बेहोश हो गई थी, बिल्कुल शांत, जैसे शरीर में कोई जान ही ना हो, पर धड़कन चल रही थी। सब उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। उस दिन भी तो ऐसे ही बेहोश हो गई थी जब मैंने अपने दिल से लगी गोली के बारे में बताया था। उसे गिर गई थी और मैं बदहवास उसे होश में लाने की कोशिश किए जा रहा था। मम्मी जी को होश आ रहा है,
अनुष्का बोली। होश में आते ही अपने पूरे परिवार को अपने आसपास देखकर मुस्कुरा उठी। मैं उसके पास ही कुर्सी लगाकर बैठ गया। मेरी तरफ देखकर बोली, इतनी आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी, पक्का वादा किया है ना। मैं मुस्कुरा दिया। मैंने सभी बच्चों से कहा कि आप सब घर जाइए, आपकी मम्मी के पास मैं रहता हूँ और डॉक्टर आशीष तो है ही है। सही है, पर कोई भी जाने को तैयार नहीं था। नव्या और आरो ने जिद पकड़ ली थी कि दादाजी हमें आपकी कोई स्टोरी सुनाइए, बहुत मज़ा आता था उन्हें जब मैं उन्हें हमारी कहानियाँ सुनाता था। दादी को आराम करने दो, सरगुन बोली। तो रीता धीरे से बोली, सुनाइए ना, अब तो कुछ सुनाना ही था। कौन सी कहानी सुननी है, बोलो। आपके कॉलेज की रीयूनियन वाली। ठीक है, पहले सब अच्छे से बैठ जाओ। तो हुआ ऐसा कि दिव्यम और अनुष्का तो स्कूल जाने लगे थे। आशीष छोटा सा था। हमें कॉलेज छोड़े हुए कई वर्ष हो चुके थे, तो कॉलेज वालों ने एक यूनियन पार्टी का अरेंजमेंट किया। मुझे इनविटेशन आ चुका था और उस शाम मैंने रीता को बोला कि मेरे साथ पार्टी में चलो, तो कहने लगी दिव्यम और अनुष्का मम्मी जी को परेशान करेंगे। आशीष भी छोटा सा है तो सबको लेकर जाना अच्छा नहीं लगेगा, आप अकेले ही हो आइए। सभी दोस्तों के साथ रोमा भी आई थी यहाँ पर, जिसकी मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी। काफ़ी इंजॉयमेंट हुआ। मैं रोमा से और रोमा मुझसे नज़रें चुराती रही। निकलते समय हमारी बात हो ही गई। ज़्यादा कुछ नहीं, पूछने लगी कैसे हो। एक दो दोस्तों ने दूसरे दिन एक रेस्टोरेंट में मिलने का प्रोग्राम बनाया। कहने लगी तुम भी ज़रूर आना, मुझे कुछ बातें करनी है तुमसे। कुछ NRI दोस्त और वो करीब 1 महीने के लिए इंडिया में थे, तो पार्टी प्लान हो गई। हमारी कुछ एक मुलाकात और हुई। अब मुझसे काफ़ी खुल गई थी। हर पार्टी में मेरे साथ ही रहती और एक दिन नशे की हालत में अपनी काफ़ी सारी निजी बातें मुझसे शेयर करने लगी। बोली, मैंने तुम्हें छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। उसके अनुसार वो उसके पति की बीवी तो थी, परंतु इसके साथ मन का रिश्ता ना बना पाया। इनमें हमेशा वाद विवाद ही होते रहे और भरपूर पैसा और सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी वो मन से बिल्कुल खाली थी। उसकी भावुकता के क्षण में उसने मुझसे प्रणय निवेदन किया था और मैंने उसे सिरे से खारिज करते हुए कहा कि अब मुझ पर सिर्फ मेरी पत्नी का हक है। वो कहने लगी, उसे कहाँ पता चलेगा। तो मैंने बोला, उसे पता चलने की बात नहीं है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसे कभी भी धोखा नहीं दे सकता। पर वो तो जैसे कुछ ठान कर बैठी थी, तो मुझे लगी कुछ अंड संड कहने। मैं उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था और वो चुप नहीं हो रही थी। मुझे नामर्द, जोरू का गुलाम, ना जाने क्या क्या बोले जा रही थी। तभी पीछे की टेबल पर से निकलकर जंगली बिल्ली की तरह तुम्हारी दादी ने उसके बाल पकड़ लिए और बोली, तुझे एक बार में समझ में नहीं आता? जब वो कह रहे हैं कि मैं अपनी पत्नी के अलावा किसी और को नहीं देख सकता, तो तुझे समझ नहीं आ रही? जा रही है यहाँ से या निकालूं सैंडल? मैं हैरान होकर देखने लगा। रीता तुम? मैं बस इतना ही बोल पाया। रोमा हक्की बक्की होकर भागती नजर आई। बड़ी मुश्किल से उसे शांत किया और घर लेकर आया। तुम्हें तो बच्चे संभालने रहते हैं, मेरे साथ चलने में ज्वर आ रहा था। जो मेरे पीठ पीछे जासूसी करने आई थी, जिस यूनियन की पार्टी के बारे में आपने मुझे आखिरी दिन बताया था, उसके बारे में मुझे 15 दिन पहले से पता था। सुधीर की होने वाली पत्नी उसी कॉलेज में पढ़ती है और अपनी होने वाली ननद के लिए वो वहाँ काम कर रही थी। पर तुमने ये जासूसी करवाई क्यों? मुझे पहले से ही पता था कि रोमा आने वाली है। मैं जानना चाहती थी कि क्या अब भी आपको वो पसंद है? अगर मुझे वो पसंद होती तो क्या तीनों बच्चे उसके गले में बांध कर चली जाती? मैं भी इंदौर तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा क्या? मेरी जंगली बिल्ली, मेरी शेरनी। बच्चे खूब हंसने लगे। वो भी मुस्कुरा उठी। पापा अब आप भी सो जाइए, मम्मी को भी सोने दीजिए और आप सब घर जाइए, आशीष बोला। वो सबकी आखिरी मुलाकात थी। मैंने उसका सर सहलाया और फिर आशीष के साथ घर आ गया। बिस्तर पर लेटने के बाद नींद का तो कोई निशान ही नहीं था। मैं फिर विचारों में डूब गया। तीनों बच्चों का पालन पोषण, सुधीर का विवाह, उसके बच्चे, माँ की बीमारी, माँ का जाना, दिव्यम का आगे की पढ़ाई के लिए
अमेरिका जाना, अनुष्का का मेरी तरह पुलिस डिपार्टमेंट में जाना, आशीष का डॉक्टर बनने का सपना, हर जगह वो मेरे साथ खड़ी थी। मेरी अर्धांगिनी, मेरी सहभागिनी। तीनों बच्चों के विवाह भी उसकी पसंद और योग्यता को ध्यान में रखते हुए किए थे। भरा पूरा परिवार था मेरा। बड़ा ही खूबसूरत जीवन जिया था मैंने उसके साथ। अगर मैं चिराग लेकर घूमता तो भी उसकी जैसी पत्नी नहीं पा सकता था। सच में वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। सारी रात कितने ही विचार मेरे मन में आते जाते रहे। आशीष मुझे जबरन घर छोड़ गया था। मैं सुबह होने का इंतजार कर रहा था ताकि जल्दी से अस्पताल जाकर उसे देख सकूं। ना जाने कब आंख लगी, दिव्या मुझे उठा रहा था। अस्पताल से फोन आया था, वह सुबह नहीं उठी थी। मैं उसे यूं ही देखकर खुद भी निर्जीव सा हो गया था। सब उसे ले जाने की तैयारी कर रहे थे। मैं कोने में कुर्सी पर बैठा हूँ। उसने तो कहा था कि कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ेगी, फिर आज अकेले कैसे जा सकती है। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है, मुझे और परिवार को दिलासा दे रहे हैं। मैं अपलक उसे निहार रहा हूँ और सोच रहा हूँ कैसे जीऊँगा उसके बिना। उसे तो भगवान ने मेरे लिए ही भेजा था, वही तो थी मेरी किस्मत। अपनी किस्मत के बिना कोई जाता है भला। सभी लोग उसके अंतिम दर्शन के लिए जाने लगे। अनुष्का और आशीष मुझे भी उठा रहे हैं, पर मुझे हिलाते हुए दोनों स्तब्ध रह जाते हैं। उसने मेरा साथ छोड़ा तो क्या हुआ, उसका वादा मुझे पूरा करना था ना। वो मुझे छोड़ गई थी, पर मैं उसे नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसी के साथ जा रहा हूँ, अपनी किस्मत के साथ जा रहा हूँ। रीता जी का साथ निभाने के लिए विनय जी भी इस दुनिया को छोड़कर रीता जी के साथ परमात्मा के घर चले गए। हर इंसान की अपनी एक कहानी होती है। लिखने और बोलने में कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।